ज्ञान की प्याऊ के अंदर हम बात करने लग रहे थे श्वसन तंत्र की, और वो भी हम पादपों में स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो के अंदर एक बेसिक जानकारी जुटाई थी। और वो बेसिक जानकारी आज मील का पत्थर कैसे साबित हो पाएगी इस चीज़ के अंदर, वो आज हम देख पाएंगे उस चीज़ को। तो उस प्रक्रिया को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और ग्लाइकोलाइसिस को हम आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि ये प्रक्रिया पूरी की पूरी कैसे हो पाएगी। तो अभिवादन स्वीकार करिए दिलीप फरसवार का। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा पीछे का बता देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम श्वसन पढ़ रहे थे पादपों के अंदर, और पादप में भी दो तरीके का श्वसन हम पढ़ने लग रहे थे, एक वायवीय और एक अवायवीय। ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। वायवीय के अंतर्गत भी हमने एक सर्कल सा बनाया था, पूरी सेल बनाई थी, उसके अंदर हमने सारी चीज़ों को समझा था, और वही सारी चीज़ें अब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम पढ़ रहे थे वायवीय श्वसन के अंदर कि जो ग्लूकोज है, ये पुराना मैं बता रहा हूँ जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बनाया था, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में कैसे टूट रहा है, इस चीज़ को हम कह रहे थे। ये जो प्रक्रिया है वो ग्लाइकोलाइसिस की है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है उसके अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ रहे थे। तो हम आज इस चीज़ को लेने वाले हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने एटीपी बनेंगे और वो सारी चीज़ें कैसे बन पाएंगी, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा क्या, तो हेडिंग आप बना सकते हैं, श्वसन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज चलने वाला है, उसको आप थोड़ा सा धैर्य रख के समझिएगा। जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है वो इसको बड़े धैर्य से समझे, क्योंकि इस चीज़ में यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला रहेगा, कुछ रटने वाला भी और कुछ समझने वाला भी। तो बिल्कुल जो भी बंदा इस वीडियो को देखेगा वो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इस चीज़ को देखे। तो हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे, और वो चर्चा बहुत ही शानदार रहने वाली है मेरे दोस्तों। तो ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस सर्कल, और इस ग्लाइकोलाइसिस सर्कल को थोड़ा सा जानते हैं कि ये होता क्या है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद में सारी चीज़ों को बात करेंगे। तो ज्ञान की प्याऊ के अंदर यही तो चीज़ है जिसमें हम देखते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ को हम यहाँ से समझते हैं और एक बड़ी चीज़ की ओर अपन इस चीज़ को लेके जाते हैं। तो देखिएगा कैसे। ग्लाइकोलाइसिस जो शब्द है आप देख पा रहे होंगे, दो शब्दों से मिलकर बनेगा, एक तो ग्लाइको और एक बनेगा लाइसिस। इन दोनों का अर्थ है, अरे कोई ना कोई इन दोनों का अर्थ रहा है। ग्लाइको में क्या अपन बात करेंगे कि इसको तो अपन बोल सकते हैं ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब हिंदी में होता है विखंडन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिस चक्र में, जिस सर्कल में अरे ग्लूकोज का विखंडन होगा उसी को तो अपन ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हम देख पा रहे हैं, तो दो शब्दों में हमने इसको तोड़ा, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब विखंडन होने लग रहा है और ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, और इस सारी प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस सर्कल। अब देखिएगा, तो हम इस चीज़ को देखो, कोई ना कोई तो देने वाला रहा होगा। अरे इसको किसी ने तो बताया होगा। सबसे पहले इसके बारे में बताया था 3 वैज्ञानिकों ने, और इन 3 वैज्ञानिकों के नाम पर ही इसका एक अन्य नाम भी बनता है। वो 3 वैज्ञानिक हैं। पहला नाम है एम्बेडेन, पहला नाम है एम्बेडेन, ये वैज्ञानिक है मेरे दोस्तों। दूसरा है मेयरहाफ, और तीसरा वैज्ञानिक का नाम है पारनास। और ये तीनों वैज्ञानिकों के अगर हम पहले पहले अक्षर लें, ई लें, यहाँ से एम लें और यहाँ से पी लें, तो ये बन जाएगा EMP। क्या बनेगा, EMP पाथ। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, EMP पाथ। ग्लाइकोलाइसिस को 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा है, एम्बेडेन, मेयरहाफ और पारनास। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ध्यान रखना। और इन तीनों के नाम पर
एक शब्द और बना है इसका, और वो क्या है, EMP पथ। ध्यान रखना, यहाँ तक आपको समझ में आया। और एक चीज़ और बता दें इसके बारे में, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और, कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि ये प्रक्रिया होगी सेल के अंदर, और सेल में भी कहाँ, साइटोप्लाज्म में। सबसे मेन बात, ये क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होगी और इसमें भी O2 का यूज नहीं होगा। O2 का यूज इसमें नहीं होगा, मैंने उस दिन भी बताया था, O2 इसमें यूज नहीं होगी। और जब O2 का यूज ही नहीं हो रहा तो इस प्रक्रम को अपन अवायवीय प्रक्रम भी बोलेंगे भाई। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि ऑक्सीजन का जब यूज ही नहीं हो रहा, साइटोप्लाज्म में अभिक्रिया हो रही है, जो भी ये है, और ये जो सर्कल साइटोप्लाज्म में हो रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, तो इसको अवायवीय प्रक्रम बोलेंगे। ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, 3 वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ये नाम पड़ा है। ये थोड़ी सी इसकी बेसिक नॉलेज है जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमको सबसे पहले जाननी होगी। और इसके बाद में क्या होगा देखिएगा। अब देखना, यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है वो पाइरुविक अम्ल में टूट रहा है। और जो पाइरुविक अम्ल है ये कैसे मिलेगा हमें? अरे इतना आसान थोड़ी है भाई। हमने पहले ही बताया था कि भाई श्वसन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हैं, बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ जो हैं, वो छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में जब टूटेंगे ना तो वो सीधे थोड़ी ना टूट जाएंगे। अरे आप एक बड़ा पत्थर भी तोड़ोगे ना तो उसके पहले 2 ही टुकड़े होंगे, फिर उसके बाद में 4, 6, 8 जो भी है वो बनता चला जाएगा। इसी तरीके से ये भी, इसमें भी वही चीज़ें हैं। अगर बड़े अणु को हमको तोड़ना है तो पहले छोटे छोटे अणुओं में तोड़ तो लें, तब जाके तो हमें रिजल्ट हासिल होगा। तो प्रक्रिया हम देख रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की, और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज जो है वो पाइरुविक एसिड में टूट रहा है। और जो ये पाइरुविक एसिड है, ये जो पाइरुविक एसिड है ये इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाएगा। और यह पाइरुविक एसिड प्राप्त करने के लिए हमने 10 रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा मेरे दोस्तों। यहाँ से दिमाग को खोलना, एक एक चीज़ का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। कितने ATP ग्लाइकोलाइसिस से बनेंगे, कितने यूज होंगे, कुल कितने ATP बनेंगे और कितने का लाभ होगा, वो सारी चीज़ों पर अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें 10 रिएक्शन समझनी होंगी कि पहली रिएक्शन में कौन सा उत्पाद बनेगा, दूसरी में कौन सा बनेगा, तीसरी में कौन सा बनेगा। इस तरीके से हमें 10 पदों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके ग्लूकोज से हमें लास्ट में पाइरुविक एसिड मिलेगा। और पाइरुविक एसिड जो है वो मिल तो रहा है, लेकिन मिलते मिलते हमें कुछ ATP के अणु भी देगा, जिसको अपन पहले ऊर्जा बोले थे। कुछ ऊर्जा तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी मिलेगी, ठीक है कि नहीं। अब देखिए एक चीज़ और है इसके अंदर कि ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड हम बना रहे हैं, तो इसके लिए कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। कहने का मुद्दा यह है कि अगर हम बात करें कि हमें एक बड़ा सा पत्थर अगर तोड़ना होगा तो उसमें भी हमें कुछ औजार तो जुटाने पड़ेंगे कि नहीं, हथौड़ा भी लेना पड़ेगा, छेनी भी लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से ये बड़ा अणु, जटिल कार्बनिक अणु ग्लूकोज हमारे सामने बैठा है, अगर इसको भी छोटे से अणु में हमको तोड़ना होगा तो उससे पहले उसमें हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ें हम जुटा लेते हैं पहले कि वो होती क्या है। अब क्रिया के दौरान हम पढ़ते चलेंगे इन चीज़ों को। तो देखिएगा 10 रिएक्शंस हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और 10 रिएक्शंस में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो देखिएगा कैसे। सबसे पहला स्टेप मैं ले रहा हूँ, यहाँ से यूँ चलूँगा मैं क्योंकि काफ़ी सारा मैटर आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहला पद हम लेंगे, और इस सबसे पहला पद आपको सबको पता है। अरे क्या है भाई, ग्लूकोज। हमारे पास पत्ती या फिर पेड़ के हर भाग में, सेल्स के अंदर जहाँ भी श्वसन होता है वहाँ पे हमें सबसे पहले जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज मिला। और ये जो ग्लूकोज है ना ये टूटेगा साहब। 10 रिएक्शंस होंगी, मैं आपको फिर भी लिख देता हूँ कि 10 रिएक्शंस होंगी इसके अंदर, और 10 रिएक्शंस हमको पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता रहा है,
एक अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में भी और छोटे से छोटे एग्ज़ाम में भी यहाँ से डीप क्वेश्चन बनते हैं, एक एक पद से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कौन सा पदार्थ किस पदार्थ में टूट रहा है, उस दौरान कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, उस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं अब तक और आगे भी रहेंगी। तो आप ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज जो है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सबसे पहला पद हम पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने की प्रक्रिया को हम कह रहे हैं फॉस्फोरिलीकरण। ध्यान देना भाई एक एक चीज़ पर, ये पॉइंट ही हैं जो थोड़े से समझने होंगे। सबसे पहला पद हम पढ़ रहे हैं और पहले पद को हम 10 पदों से गुजरेंगे। पहला पद कह रहा है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाइए और उसको क्या कहिए, फॉस्फोरिलीकरण। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद, इसमें कहाँ एटीपी आएगा, कहाँ कैसे आएगा, NADH2 कहाँ जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो सारी चीज़ों पर अपन थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा समझिए, फिर उसके बाद में वो भी कराऊंगा। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट रहा है। इससे आगे यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट रहा है और इसी को अपन बोल रहे हैं दूसरा पद, और इस दूसरे पद को बोलेंगे समायवता। अरे ग्लूकोज जैसा ही एक फ्रक्टोज बन रहा है जिसको अपन समायवता बोल रहे हैं। दूसरा पद हो गया। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट की तरफ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और उससे आगे फिर बनेगा मेरे दोस्तों फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये बनेगा। तीसरा पद हम पढ़ रहे हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, और जब डाई लग गया यानी कि 2 फॉस्फेट अणु जुड़े हैं तो तीसरे पद को अपन बोलेंगे फिर दोबारा से फॉस्फोरिलीकरण। ध्यान से समझना एक एक चीज़ को, इतनी घबराने की बात नहीं है। हर पद एक अच्छा इम्पोर्टेंस रखता है और यही पद हमको थोड़े से याद करने होंगे, तो चीज़ों को समझिएगा। तो तीसरा पद हम पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में टूटा। और अगले पद की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला पद है यही जो है ना, ये इतना बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और छोटा बनेगा 3PgAl। 3PgAl बन रहा है और कौन से पद के अंदर, चौथे के अंदर। और चौथे के अंदर जब इतना बड़ा जो अणु है, पदार्थ है, वो छोटे से पद में टूट रहा है तो इसको अपन बोल देंगे विखंडन। अरे बड़ा पदार्थ छोटे में टूट रहा है, इसको क्या बोल देंगे भाई, विखंडन। इससे आगे बढ़ते हैं। 3PgAl जो है फिर टूटेगा मेरे दोस्तों 1,3 डाइPgAl में, और यही प्रक्रिया 5वें नंबर की कहलाएगी और इसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण तो बोल रहे हैं लेकिन इसमें कोई कार्बन का यूज नहीं हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे अकार्बनिक फॉस्फोरिलीकरण बोल रहे हैं। जब 3PgAl 1,3 डाइPgAl में बन रहा है तो यही प्रक्रिया अपन बोल रहे हैं अकार्बनिक फॉस्फोरिलीकरण। अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इतना बड़ा जो जटिल पदार्थ था 3PgAl में टूटा है तो इसमें क्या है, यहाँ से 2 अणु बनेंगे, तो ये 2 अणु बन जाएंगे। यानी कि हर प्रक्रिया के अंदर आप देख रहे होंगे ग्लूकोज से जो बन रहा था ना, ग्लूकोज से हम 2 पायरुविक एसिड बना रहे थे, और 2 पायरुविक एसिड का मतलब है कि हमें 2 पदार्थों को साथ में लेके चलना है। तो 2 पदार्थ जहाँ से होंगे तो 3PgAl सिंगल हो गया, लेकिन अगर इनको डबल करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और यह प्रक्रिया 3 कार्बन की रही है। ये जो पदार्थ है वो 3 कार्बन का है। तो स्टेप हम फॉलो कर चुके हैं 5 से आगे हम बढ़ेंगे तो देखिएगा कैसे। 5 से आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यही प्रक्रिया हम देखेंगे भाई यहाँ से कि 5वें में हम देख पा रहे हैं उत्पाद बना है 1,3
1,3 डाई PgAl, 1,3 डाई PgAl। और यही प्रक्रिया अगर हम देख पा रहे हैं भाई, तो 1,3 डाई PgAl जो है वो टूटेगा PgAl में। PgAl में अगर टूट रहा है तो इसको बोल रहे हैं डिहाइड्रोजनीकरण। डिहाइड्रोजनीकरण बोलेंगे इसको। और डिहाइड्रोजन की प्रक्रिया 6वें नंबर की रहेगी। 6वें नंबर में 1,3 डाई PgAl जो है वो टूट जाएगा PgAl में। और यही प्रक्रिया PgAl से जाएगा सीधा 3PgAl 3PgAl लगा लो, क्योंकि 1,3 डाई PgAl है ना, तो डाई है तो सिंगल रहेगा, डिहाइड्रोजन से एक निकलेगा तो ये 3PgA बनेगा। L से यहाँ से निकल जाएगा। 1,3 डाई PgAl जो है वो डिहाइड्रोजन की क्रिया से 3PgA में बनेगा भाई। और 3PgA जो है वो टूट जाएगा 2PgA में। 3PgA 2PgA में टूट जाएगा। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 1,3 डाई PgAl जो है वो टूटेगा 3PgAl में। डिहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। और डिहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान फिर तब जाके बनेगा जो मैं अभी बता रहा था कि 3PgA। यहाँ से ये चीज़ें हैं। और इसको बोलेंगे L यहाँ से गया है तो फॉस्फोरीकरण हुआ है, लेकिन विपरीत हुआ है, तो इसको 7वें नंबर का पद बोल के इसको बोलेंगे विफॉस्फोरिलीकरण। ये चीज़ आएगी यहाँ से। तो क्लियर है। 1,3 डाई PgAl है वो 3PgAl में टूटेगा और 3PgAl से बनेगा विफॉस्फोरीकरण से 3PgA। और 3PgA से आगे बढ़ते हैं 8वें पद की ओर। और 8वें पद की ओर हम बढ़ रहे हैं तो 3PgA जो है ना वो 2PgA में बदलेगा। और यही प्रक्रिया हो जाएगी 8वें नंबर की। और 8वें नंबर की प्रक्रिया को बोलते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण हो गया है 3PgA का किसमें, 2PgA में। और 9वें पद की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये बनेगा 9वें पद की ओर बढ़ रहे हैं तो बनेगा PEP। और PEP को 9वां नंबर देंगे और 9वां नंबर को करेंगे इनोलीकरण। इनोलीकरण इसको बोलेंगे मेरे दोस्तों। और लास्ट है क्या, PA पायरुविक एसिड, जिसको हमारी तलाश थी, जिसको हमने इतने सारे पदों में हमने समझा है, तब जाके हमको ये मिला है PA। और इसको ही बोलते हैं B 10वें नंबर का। और 10वें नंबर को बोलेंगे बिफॉस्फोरिलीकरण। बिफॉस्फोरिलीकरण बोल रहे हैं इसको। तो ये चीज़ें हैं। मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे ये चीज़ें बनी हैं। लेकिन उससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ ATP यूज हो रहा है, कहाँ NADH2 निकल रहा है, वो सारी चीज़ों पर अपन अभी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए, बेसिक सी चीज़ें हैं, रटना थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो बन रहा है ना, वो जो है वो इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाएगा। उसको देख रहे हैं आप, देखो कितने पदों में होके ये चीज़ें निकल रही हैं, तब जाके ये पैदा हुआ है। तो इसमें भी अब हम देखें कि कहाँ ATP यूज हो रहा है, कहाँ IP हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, वो देखते हैं। तो देखिएगा, 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा पसीना पोंछ लेता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, तो हमने ये चीज़ बनाई है कि ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, उसमें फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया हुई। और फिर उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हुआ है, समायवता हुई, समाय भी बोल सकते हैं। फ्रक्टोज 6 जो है फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में टूटा। कौन सी क्रिया हुई, फॉस्फोरिलीकरण की। फिर ये विखंडन हुआ और फिर 3PgAl बना। और फिर उसके बाद में अकार्बनिक फॉस्फोरीकरण हुआ, फिर 1,3 डाई PgAl बना और 1,3 डाई PgAl बना। 3PgAl में वो प्रक्रिया कहलाई डिहाइड्रोजनीकरण। 3PgAl जो है वो 3PgA में टूटा, उसको बोलते हैं भी फॉस्फोरिलीकरण। और
3PgAl जो है उसमें स्थानांतरण हुआ, वो 2PgA में टूटा और 2PgA एनोलीकरण हुआ, PEP बना और PEP को में भी फॉस्फोरीकरण हुआ, तो क्या बना, पायरुविक एसिड। इन सबकी मैं पूरी वो लिखा दूंगा आपको कि क्या PGA का क्या मतलब है, 3PgAl का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को मैं अभी लिखा दूंगा कि इनका फुल फॉर्म क्या है। अब देखिएगा अब एक चीज़ और है कि भाई आपने चीज़ों को देखा तो होगा, जब एक बंदा आपने देखा होगा अनशन पर बैठता है, जब उसको लगातार 4 से 5 दिन भूखा रहते हुए हो जाते हैं या फिर 6 से 7 दिन भी हो जाते हैं कभी कभार, अनशन वालों की बोल रहा हूँ, तो आपने देखा होगा उसको डायरेक्ट कभी रोटी नहीं खिलाई होंगी, रोटी कभी भी डायरेक्ट नहीं खिलाई होंगी। उसके लिए उसका रीज़न आप कभी समझ पाए हैं क्या? उसको जूस को पिला के ही अनशन को उतरवाया जाता है। अभी रीट के एग्ज़ाम के अंदर उपेन यादव भाई साहब अनशन पर बैठे थे, आपको पता है, और वो कई दिन तक भूखे रहे थे, हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे हैं, और जब उसको ये अनशन को तुड़वाया गया था तो आपने देखा होगा जूस पिला के तुड़वाया था। तो जूस ही क्यों पिलाया जाता है, रोटी क्यों नहीं खिला देते भाई? रोटी से तो जल्दी ज़्यादा भूख बुझेगी कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे कोई भी चीज़ है ना, आप अगर मान के चलो अगर रोटी खाते हैं तो उसको वो एक जटिल प्रक्रिया रही है पाचन की, तो बड़े बड़े जटिल अणु जो होंगे उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए कुछ तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अरे उसकी बॉडी में तो एनर्जी पहले ही नहीं रही भूख के मारे, तो आप उसको ऐसे ठोस जटिल पदार्थों का भोजन कराओगे तो वो तो एनर्जी वहाँ पे खर्च कर देगा जो बची कुची और मौत हो जाएगी। इसीलिए एक लाइट चीज़ दी जाती है उसके लिए, और लाइट चीज़ ऐसी दी जाएगी जैसे जूस है जिसमें सैकरिन होता है, सिट्रिन होता है, जो डायरेक्ट सिट्रिक एसिड जो है उसको इतनी माथापोड़ी नहीं करनी पड़ती पाचन के लिए, इतनी ATP का यूज, ऊर्जा का यूज नहीं होता उसको तोड़ने के लिए, डायरेक्ट ही हो जाता है। तो वही चीज़ें इसमें हैं। अरे इतना बड़ा जटिल कार्बनिक पदार्थ लिए हैं आप ग्लूकोज को और इसको छोटे सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ रहे हैं, तो इसके लिए भी तो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। और वही ऊर्जा किस रूप में आएगी? देखिए दोस्तों, पहले से उपस्थित ATP जो है इसमें यूज आएगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टूट रहा है तो ATP यूज होगा और ATP टूटेगा ADP में, ADP में टूटेगा ATP। क्लियर है यहाँ तक? और इसके लिए आप देख पा रहे होंगे एक एंजाइम कायम आएगा, डिहाइड्रोजनेज इस एंजाइम का नाम है, जो इसके यूज होगा। ATP जब ADP में टूट रहा है यानी कि ऊर्जा की हमें ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से हम जटिल पदार्थ से छोटा पदार्थ तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत तो पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही एनर्जी यहाँ लग रही है, और वही एनर्जी किस एंजाइम की जगह पे? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये चीज़ें हो रही है। कुछ एंजाइम भी इसमें यूज होंगे। एंजाइम की ज़रूरत होती है, आपने पढ़ा होगा एंजाइम की परिभाषा भी, आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक। एक एंजाइम भी थोड़ा सा है, उसमें रासायनिक अपक्रिया को एक सक्रियता दिलाने के लिए, एक जल्दी रिएक्शन कराने के लिए, या फिर बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए ये एंजाइम भी एक थोड़ा सा अपना योगदान देता रहा है, तो वो चीज़ें भी इसमें आएंगी। तो ATP डिहाइड्रोजनेज ADP में बदल रहा है। अगला स्टेप हम ले रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। इसमें एंजाइम जो यूज होगा वो आइसोमरेज होगा, ये भी चीज़ ध्यान रखने की है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में टूट रहा है। अरे यहाँ पे इतने छोटे से इतना बड़ा बनेगा, तब भी तो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी इसको, और ATP ले ली इसने और टूट गया किसमें? ADP में, और यहाँ पे आ जाएगा फ्लॉक्से डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम इसमें आएगा काम। अब बात आ गई कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, उसमें विखंडन हुआ, और विखंडन की क्रिया के दौरान बना 3PgAl, और 3PgAl जो बना है इसमें आ गया यूज IP की फुल फॉर्म पढ़ेंगे थोड़ा सा। अकार्बनिक फॉस्फोरिलीकरण जो है उसमें आप देख पा रहे हैं 3PgAl 1,3 डाइPgAl बन रहा है, और फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है। जब फॉस्फोरिलीकरण होगा तब आप देख पा रहे होंगे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज होगा। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज होगा। अब यहाँ देखिए 1,3 डाइPgAl है, वो 3PgAl में टूट रहा है, और इसके लिए तो बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और वह किस में आएगी?
NAD है ना, NAD NADH2 में बदलेगा, NADH2 में बदलेगा, NADH2 में बदलेगा, ध्यान रखना। अब इसका ATP में बदलने के लिए हमें अगला नेक्स्ट चक्र पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये भी समझ में आएगा कि है क्या चीज़। 3PGAL है, बी फॉस्फोरिलीकरण होगा, 3PGM बनेगा। इसमें भी आप देख पा रहे होगे तो कैटेलेज ये एंजाइम यूज होगा, स्थानांतरण के लिए होगा आइसोमरेज। अरे इसमें तो देखना भाई दोस्तों 3PG है ना, वो 2PGA में टूटेगा, और यही प्रक्रिया में आप देख पा रहे होगे ADP जो है, ADP से बनेगा ATP। एक तो ATP यहाँ बनेगा। अब देखो बनने लग गए हैं, ऊर्जा मिलने लग गई है, खर्च तो हो रही है ATP के रूप में ऊर्जा, लेकिन बन भी रही है। देखिएगा ATP यहाँ बन भी रही है। कैसे? ADP जो है वो ATP में बदलेगा, और एक ATP यहाँ मिलेगा आपको, क्या PEP जो है वो पायरुविक एसिड में टूटेगा, तो यहाँ पे भी ATP मिलेगा, और ATP किससे मिलेगा? ADP से। ध्यान रखना, इनोलीकरण की क्रिया के दौरान इसमें आएगा यूज एंजाइम म्यूटेज। ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं, थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, रिएक्शंस हैं और इससे क्वेश्चन आते रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने का भी है। समझने का तो बहुत कुछ है, लेकिन रटने का भी इसमें रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होगी, और इस पूरी सर्किल को आप देख पा रहे होगे, इतना बड़ा 10 रिएक्शन का जो है उसको अपन बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस सर्कल। अब ये ग्लाइकोलाइसिस सर्कल में मैंने सारी चीज़ें आपको खोल के बता दी हैं कि हर स्टेप में क्या क्या होगा, हर स्टेप में क्या यूज होगा, उसको क्या बोलेंगे, और क्या कौन सा पदार्थ किस पदार्थ में बन टूटेगा, वो सारी चीज़ों से हम निकल पा रहे हैं। और एंड में आके हमने पायरुविक एसिड प्राप्त किया है, और इसके भी दो अणु मिलेंगे भाई, क्योंकि यहाँ से हमने 2 अणु लेना स्टार्ट कर दिया था ना, और ये 2 अणु फिर यहाँ पे भी 2 अणु में टूटेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसका हिसाब करते हैं। ये सारी रिएक्शन को आप अगर देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो इसका हिसाब हम करते हैं कि कितने ATP बने हैं, कितने खर्च हुए हैं, कितने कुल बने हैं। मैंने आपसे कहा था, कमेंट में मैंने किया था आपसे भी, कि ज्ञान की प्याऊ के अंदर हर कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जाएगी, हर चीज़ वहाँ से निकाली जाएगी। कंसेप्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एक भी चीज़ रटने की नहीं मिलेगी। तो इसका हम हिसाब करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दुनिया बताती है कि 2 ATP का लाभ होता है, और वो 2 ATP का लाभ कैसे होगा, इस चीज़ को रिएक्शन को देखते हुए हम देखते हैं। तो लगाते हैं मेरे दोस्तों हिसाब की तरफ आइएगा। ये सारी प्रक्रिया में क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या मिला है, उन सब चीज़ों का हम आप हिसाब करेंगे भाई, कि भाई इतना काम तो करवा लिया, लेकिन एंड में हिसाब कर रहे हैं तो हमें कितनी ऊर्जा खर्च हुई है और कितना हमें लाभ हुआ है, उन चीज़ों का हिसाब करेंगे। तो क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान शुद्ध लाभ ATP का कितना होगा, तो वो होगा 2 ATP। अरे ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, बड़े खून से सिंचो के निकाली हुई बातें हैं ये दोस्तों। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। हिसाब लगा रहे हैं, और हिसाब में भी सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई लाभ कितना हुआ, सबसे पहले तो वो बताइए, और वो शुद्ध लाभ कितने ATP का हो रहा है? 2 ATP का हो रहा है। अरे सर जी वहाँ से बताओ, जहाँ रिएक्शन पढ़ाए थे वहाँ बताओ हमें, जिससे पता चले। अरे आप देख लीजिए मेरे दोस्तों, आपको जहाँ जहाँ ATP मिलेगा ना, वही एक शुद्ध लाभ है। अरे यहाँ से चलते आओगे तो देखिएगा ADP से ATP बना, एक तो ये रहा, और एक और मिलेगा, देखो ये रहा। तो कितने हो गए? 2, और मैंने भी कितने बताए थे? 2। शुद्ध लाभ 2 ATP का हुआ है। और आप देख पा रहे होगे एक चीज़ और है कि भाई अगर हम बात करें कि भाई ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कुल लाभ कितने का हुआ, शुद्ध लाभ तो 2 ATP का हुआ है। शुद्ध लाभ का मतलब आप समझ पाएँ तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मान चलो पैसा लगाया, अब पैसा लगा दिया, पूरा व्यवसाय हो गया, व्यापार हो गया, लेकिन जब हम एंड में आके हिसाब करने लगे तो जो खर्चा पानी है, पैसा जो लगाया वो और कितना कमाया वो, उसमें से घटा के लाभ निकाला गया, तब जाके वो शुद्ध लाभ में बदला है। तो ये भी यही चीज़ है कि भाई 2 ATP के अणु जो बने ना, वो बिल्कुल शुद्ध लाभ है। खर्चा भी और मुनाफा भी, वो सब चीज़ काट पीट के 2 ATP बने हैं। लेकिन हम वैसे बात करें भाई कुल लाभ कितने का हुआ है, कुल लाभ हम देख पा रहे हैं तो 8 ATP का हुआ है।
अरे सर जी ये 8 कहाँ से आ गया है, ज्ञान की प्याऊ के अंदर हमें अब भी रटना पड़े तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। भाई कुल लाभ 8 ATP का हुआ है, ये कैसे आया? तो देखो शुद्ध लाभ में 2 तो ये पहले ही था, अरे ये 2 तो पहले ही था ना, और आ गया ये अब इधर। अब देखिएगा ATP ADP बन रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं, अरे इससे लेना देना है, क्योंकि सर बताते हैं कि भाई NaDH2 है ना, इसमें बहुत ताकत रही है, और ये ताकत है भाई 2 अणु चल रहे हैं तो NaDH2 के भी 2 अणु लेंगे, और 2 अणु NaDH2 के, 1 अणु NaDH2 का 3 ATP बनाएगा। अरे ये ध्यान रखने वाली बात है, 1 अणु 3 ATP बनाएगा तो 2 कितने बनाएंगे? अरे बोलो रे 6 ATP। तो ये 6, 2 तो पहले थे और 6 अब आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 8। शुद्ध लाभ कितने का हो गया? 8 का। ध्यान देने वाली बातें हैं। ये हिसाब कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, एक हिसाब और लगाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपडेट रहिए, ज्ञान की प्याऊ आपको अपडेट करता रहेगा। अपडेट एक चीज़ से मैं और करा देता हूँ आपको कि सर जी अभी हिसाब करने में मज़ा नहीं आ रहा है। अरे ये तो हिसाब हर कोई बताता है, एक हिसाब और बता दें जिससे कि दिमाग के सारे पर्दे खुल जाएं, वो हिसाब भी कर लें तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा। अरे उसी हिसाब को तो ज्ञान की प्याऊ आई है। अरे देखिएगा भाई, दूसरा हिसाब लगाने जा रहे हैं, एक कमिटमेंट के ऊपर दूसरा हिसाब, और वो दूसरा हिसाब एक एक पद का, एक एक पदार्थ का हिसाब लगाएंगे कि ये हिसाब कैसे होगा। भाई देखिएगा भाई, हमारी कुछ चीज़ें इस प्रक्रिया के दौरान खर्च हुई हैं कि नहीं भाई? ये सारी रिएक्शंस जो है, एक सेकंड, ये जो सारी रिएक्शंस है, इस रिएक्शन में कुछ चीज़ें खर्च हुई हैं और कुछ चीज़ें उत्पाद के रूप में भी बनी हैं, और कुछ चीज़ों से हमें लाभ भी मिला है। अरे जहाँ जहाँ खर्चा होगा वहाँ कुछ तो लाभ मिलेगा, उन सारी चीज़ों का हिसाब भी लगाते हैं। तो अपन पहले तो देखेंगे खर्चा क्या रहा है, और उसके बाद में देखेंगे अपन उत्पाद, और उसके बाद में हम देखेंगे भाई कि भाई लाभ क्या हुआ। इतना माथा पच्ची करवा ली, अरे कुछ तो मिला होगा रे, अरे मिला तो बहुत कुछ है। तो देखिएगा कैसे खर्च हम देखें तो हमारा सबसे पहला खर्च तो ग्लूकोज का हुआ है भाई। सबसे पहले तो हम इसको ही खर्च कर दिए। अरे ग्लूकोज को खर्च किए हैं ना, तो कुछ तो उसने भी दिया होगा आपको। अरे ग्लूकोज जब खर्च किया है तो हमें मिला भी तो पायरुविक एसिड है। अरे हाँ कि ना, ग्लूकोज हमने खर्च कर दिया, ग्लूकोज तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा, क्यों? खर्च ही हो गया। अरे मिला क्या रे इससे? पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड जो है वो 2 पायरुविक एसिड उत्पादन बना, और इससे लाभ भी हुआ तो 2 पायरुविक एसिड का। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने की रही है इसमें। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा आते हैं, सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, खर्चा हुआ है, कुछ उत्पाद बने, कुछ लाभ भी हुआ है, ये हिसाब चल रहा है। एक तो हिसाब ये हो गया, एक हिसाब ये, मेन हिसाब तो ये है। यहाँ से समझना पड़ेगा आपको, चीज़ों को क्लियर होती चली जाएंगी। ग्लूकोज का हिसाब हो गया। अब बात करते हैं NAD की। अरे NAD का भी तो खर्चा हुआ है। देखिए यहाँ पे NAD का खर्चा हुआ है, तभी तो NADH2 बनेगा। अरे जब NAD का खर्चा हुआ है तो उत्पाद में हमें NADH2 ही तो मिला था, और NADH2 भी कितने? 2, और 2 से NADH2 बनेंगे तो 2 से मैंने अभी बताया था कितने ATP बनेंगे भाई साहब? 6 ATP। क्लियर है? एक यूज हुआ है, देखो एक जगह IP का। IP का कोई रोल नहीं है इसमें, तो IP से ना तो कोई उत्पाद बना है, देखो कहाँ बन रहा है यहाँ पे IP से। IP से ना तो कोई उत्पाद बनेगा और ना ही कोई लाभ होगा। अब बात करते हैं ADP की। ADP को देखिए मेरे दोस्तों, ADP खर्च कहाँ कहाँ हुआ है? तो ADP आप देखिएगा, एक तो ये हो रहा खर्च, और एक कहाँ हो रहा है? यहाँ। 2 ADP खर्च हो रहे हैं, और 2 ADP खर्च हो रहे हैं एक सिंगल पदार्थ के लिए। अरे 2 पदार्थों के लिए तो 4 होंगे ना। अरे 4 ADP उत्पाद के रूप में बनेंगे, और 4 से बनेगा कितने ATP? 4। क्लियर है? 4 ATP बनेगा। और अब बात कर लेते हैं लास्ट ATP की। ATP हुआ है यूज, देखो एक तो यहाँ और एक कहाँ हुआ है? यहाँ पे।
तो कितने हो गए 2 और 2 ATP हैं यूज और 2 ATP से शुद्ध लाभ होगा 2 ATP का। क्लियर है। लेकिन आप देख पा रहे हैं अणु हमने 2 लिए हैं तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 4 और 4 से कितना 4 और टोटल अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ भी 6 2 पायरुविक एसिड से ये 6 ATP हैं 4 और 4 8 टोटल बने हैं और हमने ऊपर भी देखो यहाँ पे भी कितने बनाए हैं 8। तो ये हिसाब यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सारी प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस की रही है। हर एक स्टेप को आप 2-4 बार वीडियो को देखना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखना, इस हिसाब को मत भूलना। ये हिसाब ही आपको इसको याद करने में मदद करेगा। जब तक ये हिसाब आप सही तरीके से नहीं लगा पाओगे तो आगे की रिएक्शन तो अभी और जटिल हैं। क्रैब साइकिल ETS से गुजरोगे। अभी तो योजक रिएक्शन तो मैं अभी करा देता हूँ, वो तो नॉर्मल सी है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक अपक्रिया और है, फिर ज़्यादा मैं आपको वो नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा जटिल पार्ट है तो अपन वीडियो को इतना लंबा नहीं खींचेंगे जिससे कि एकदम घसकाट हो जाए। लेकिन एक छोटी सी रिएक्शन इससे आगे है, उसको पढ़ लेते हैं। उसको तो 2 मिनट में आप समझ जाओगे वो क्या रही है। देखिएगा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताया था कि भाई ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया तो हो गई और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया से हमें मिला पायरुविक एसिड, अभी पढ़ा है था। और जो ये पायरुविक एसिड है टूट रहा था एसिटाइल कोएंजाइम में, अरे है कि नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम में टूट रहा था। ये मैंने दूसरी क्लास में बताया था आपको, इससे पहले जो क्लास हुई थी। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान हमें पायरुविक एसिड मिला और पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में गया टूटकर और यह प्रक्रिया कहलाई। दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस के बाद योजक रिएक्शन, योजक अभिक्रिया। अरे मेरे दोस्तों, योजक अभिक्रिया है ये। योजक अभिक्रिया के दौरान हो रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस से जो PA मिला है ना, ये जो PA है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूट रहा है, तो इसको अपन बोल रहे हैं योजक रिएक्शन। योजक रिएक्शन की अभिक्रिया जो है, मैंने उस दिन भी बताया था, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी, अरे बता दो मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कहाँ होगी, अरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक आउटर लेयर होती है और एक इनर, और दोनों के बीच को अपन बोलते हैं पेरीमाइटो, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा, वो भी इनर और आउटर लेयर के बीच में, और वहीं पे होगी ये रिएक्शन, योजक रिएक्शन। और ये योजक रिएक्शन है वो बन रहा है PA से। PA से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। ये तो एक छोटी सी है रिएक्शन, इसको तो आपको नॉर्मली ये ध्यान रखना है कैसे 2 PA के अणु से एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है, इसको अपन योजक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर भी 5 सहकारक के रूप में उत्पाद जुड़ेंगे। कितने रे? 5 सहकारक। 5 सहकारक पदार्थ इसमें जुड़ेंगे। उसमें आएगा आपका NAD और NAD से NADH2 एक हो गया, एक कोएंजाइम A, एक बनेगा TPP, एक बनेगा LA, 1 2 3 और 4 और एक बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस का कोई एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस का कोई सीक्रेशन होगा एंजाइम का वो। ये 5 सहकारक पदार्थ के रूप में इसमें यूज आएंगे। कब? जब माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर योजक रिएक्शन होगी जिसमें पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम A में टूटेगा, तो 5 सहकारक पदार्थ के रूप में ये चीज़ यूज होंगी जिसमें आप ये देख पा रहे हैं। इसमें केवल इतना ही आपको पढ़ना है, यहाँ से बाहर भी कोई चीज़ नहीं जाएगी, लेकिन समझने का तो ये था।
तो दोस्तों, आज हमने चर्चा दो चीज़ों पे की है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस सर्कल, जिसमें हमने बहुत अच्छे से 10 रिएक्शंस को पढ़ा है। 10 रिएक्शंस के अंदर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, उस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें हम पढ़े हैं, हिसाब भी लगाया है, हिसाब को आप देख पा रहे होगे। और उसके बाद में हमने योजक रिएक्शन पढ़ी है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होती है, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे होगा। इससे आगे क्रेब्स साइकिल्स पढ़ना है, ETS पढ़ना है, इन सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो विदा लेता हूँ दोस्तों। थोड़ी सी अगर बात मेरी आपको पसंद आई हो तो बीच में बगल में सब्सक्राइब का चिन्ह है, उसको आप दबा सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और अगर मेरी कोई भी अगर बात आपके दिल को छू रही हो तो आप 2-4 शेयर तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।